हेलो एवरीवन। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं। पहले तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखने वाले हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है बैंकिंग के एसबीआई प्योर क्लर्क, उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम उसका प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकें। ये केवल जो सेशन रहेगा प्रीलिम्स के लिए रहेगा। उसके बाद हम मेंस की हम डिस्कशन करेंगे ऐसे ही एक सेशन के साथ कि मेंस भी कैसे निकाला जाए, क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बट टुडे हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, प्रीलिम्स में क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी रहे, किस तरीके से निकाल सकें। जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन वो चाहें तो फिर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स में भी दो टाइप के बिगनर्स हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, बिगनर्स में भी दो टाइप के बिगनर्स हैं। जिनका सब कुछ कंप्लीट है एंड फर्स्ट टाइम अपियरिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ कंप्लीट से मतलब उनका सब कुछ बेसिक कंसेप्ट कोर सब कुछ कंप्लीट है, मॉक टेस्ट वगैरह सब लगा रहे हैं, क्लियर है और फर्स्ट टाइम अपना पेपर दे रहे हैं। सेकंड, एक टाइप के बिगनर हैं जो सिलेबस नॉट कंप्लीट, लेकिन फिर भी वो लोग देंगे, ट्राई करेंगे क्या होता है कैसा होता है, क्या पता लक बाई चांस निकल जाए। ठीक है, तो देखेंगे इसी चीज को, समझेंगे आगे किस किस तरीके से हमें क्वांट पे वर्क करना है, रीजनिंग इंग्लिश क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या नहीं रहता है, किन चीजों पे फोकस रखना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न रहता क्या है। एसबीआई का क्लर्क और पीओ का दोनों का सेम पैटर्न रहता है। पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है, समझ लेते हैं कि तीन सेक्शन आते हैं, एक तो इंग्लिश, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी विच मींस क्वांट एंड एक रीजनिंग एबिलिटी। ये तीन सेक्शन आते हैं अपने प्रीलिम्स में, जिसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं जिनके ये 30 मार्क्स के रहते हैं और 20 मिनट रहता है। सेक्शनल टाइम 20-20 मिनट का रहता है। 20 मिनट के बाद आपका सेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा दूसरे सेक्शन पे जो भी अपियर हो रहा होगा। तो 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं इंग्लिश में। मर्जी है, आप चाहो तो एक कर लो, आप चाहो तो 20 कर लो, 25 कर लो, जितने आपसे हो सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इसका भी 20 मिनट आपको सेक्शनल टाइम मिलता है। सेक्शनल टाइम मिलता है, इट मींस 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। पूरे नहीं करने, जितने हो पा रहे हैं उतने करने, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करने हैं। ठीक है, उसी के बाद मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी सेम आपका 35 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स अलॉट रहते हैं। तो ईच सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 20 मिनट, 20-20 मिनट का हर एक सेक्शन रहता है एंड टोटल 100 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिसका मतलब हो गया कि 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन सेक्शन वाइज करने होंगे। अब सेक्शन डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा पहले अपियर होता है। हो सकता है पहले क्वांट का आ जाए, पहले रीजनिंग, पहले इंग्लिश, कोई सा भी आ सकता है। इसके लिए हम नहीं बता सकते कौन सा सेक्शन पहले आएगा। ठीक है, ये तो पैटर्न हो गया। दूसरी बात, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगी 0.25 की। अगर आपने कोई एक आंसर गलत कर दिया, एक नंबर तो जो जाएगा वो जाएगा, साथ में 0.25 और लेके जाएगा। तो बहुत सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना और आंसर देने हैं। दूसरी चीज, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर ईच सेक्शन इफेक्टिवली, कैसे हम लोग हर एक सेक्शन को प्रिपेयर करें इफेक्टिवली एंड परफॉर्म बेटर, और हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपेयर करें। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे कैसे हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे मैं स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश, इंग्लिश की बात करूं कि इंग्लिश में हमें क्या करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डेवलप रीडिंग स्किल्स। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो बिगनर हो या फिर जिसने नहीं करी अभी, वो भी इन चीज़ों पे वर्क करेगा तो ही जाके कुछ ना कुछ उसका काम बन पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है। आपको अपनी रीडिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी इंग्लिश में। एक काम ये भी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इंग्लिश कैसे करने से रीडिंग स्किल्स, तो देखो एक बार में कोई भी नॉवेल्स और न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने का आदी नहीं हो सकता, जनरेट नहीं कर सकता इंटरेस्ट। तो आपको धीरे धीरे अपना जनरेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। ऐसा होता है ना कि कहीं ऊंचाई तक जाना है तो एक एक स्टेप करके जाते हैं, तो सेम आपको अगर स्किल्स जनरेट करने रीडिंग तो शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो। जो आप 11th-12th में पढ़ते थे, ऐसे वगैरह आते थे, पैराग्राफ रहते थे, जो स्टोरीज रहती उनसे पढ़ना स्टार्ट करो, जनरेट करो, सेंस लगाना सीखो कैसे पढ़ते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करो, नोवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो जो आपको पसंद आ रही है, रोमांटिक, फिक्शन, हॉरर, जैसी भी नोवेल्स आपको पसंद आ रही है, मोटिवेशनल, आप उनको पढ़िए। डेली कोशिश करिए 5 से 10 पेज हम लोग पढ़ सकें।
फिर न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एडिटोरियल, धीरे धीरे आपकी चीजें इंटरेस्ट होंगी डेवलप, है ना। वोकैब्स एंड ग्रामर रूल्स, आपको जो दूसरी पार्ट जो इंग्लिश में वर्क करना है वो करना है वोकैब्स पे और ग्रामर रूल्स पे, कि आपको ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं इसमें वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए ऑन द टिप्स, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्रामर रूल्स याद ही नहीं करना है, उनको रटना नहीं है, याद करने के साथ उन पर्टिकुलर ग्रामर रूल्स के क्वेश्चंस भी देखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, उनको अप्लाई भी करना है साथ में, कैसे हम कर सकते हैं। साथ ही साथ वोकैब्स पे भी आपको वर्क करना है डेली। वोकैब्स पे जैसे डेली एडिटोरियल की वोकैब्स आ रही हैं, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, उनमें जो वोकैब्स आ रही हैं एक अलग कॉपी बनाओ, लिखो सारी वोकैब्स डेली बेसिस पे, जो आपने वोकैब्स 10 12 15 पढ़ी, याद करी, उनका एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करो, अपने आप को देखो कि क्या मुझे याद है या नहीं है। 2 बार नहीं तो 3 बार रिवीजन करो कि वो दिमाग में छप जाए, और उन वोकैबुलरीज का यूज करके देखो रियल लाइफ में, डे टू डे बेसिस में, तो आपको ना दिमाग में छप जाएंगी नहीं वोकैबुलरी होती क्या है। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, मैं उनके बता रहा हूं जो वेरी बिगनर है, एकदम बिगनर है, बिगनिंग से शुरुआत करने वाले हैं। और बिगनिंग से शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम बैंक एग्जाम्स के लिए, अगर आप आज से भी करते हो ना, नवंबर से, हो सकता है कि आपका एसबीआई पीओ क्लर्क में ना हो पाए कुछ, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की जितनी भी बैंकिंग एग्जाम है आप इजीली टारगेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो ऑलरेडी 6 7 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सब कुछ कंप्लीट है, वो आसानी से इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश में क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए, जिन पे हम लोग और स्कोर कर सकते हैं। जैसे 2 पार्ट तो हमने बताए, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग को स्कोर करने पड़ेंगे, जैसे जो आते हैं एग्जाम में इंग्लिश में, वो कौन कौन से आते हैं। जैसे एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कम से कम 8 से 9 नंबर का आता है एग्जाम में, 8 से 10 आप मान सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप पीओ लेवल को उठा के करोगे, बहुत हाई लेवल, कैट लेवल, यार धीरे धीरे करो ना, आराम आराम से, प्यार से करो, सहूलियत से, बेसिक बेसिक कॉम्प्रिहेंशन करो। जब आपको आइडिया लग जाए क्या होते हैं, जो आप करते हुए आए भी हो, स्कूल में पढ़े होंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ और लेवल बढ़ाओ, क्लरिकल लेवल पे आओ, क्लरिकल लेवल से पीओ लेवल पे आओ, फिर अपने आप को नापो। जब प्रीलिम्स के क्लरिकल प्योर लेवल के आपने कॉम्प्रिहेंशन लगाने स्टार्ट करे, स्कोर करना स्टार्ट करा, तो फिर धीरे धीरे मेंस के लेवल पे स्विच करो, मेंस के कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, लगाओ, कैसे करते हैं, क्या सेंस लगता है। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, और रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया है ना। क्लोज टेस्ट पे वर्क करो, क्लोज टेस्ट में काफी चीजें तो ऑप्शन बेस्ड हो जाती हैं, काफी चीजों में सेंस लगाना पड़ता है। क्लोज टेस्ट भी आता है, पैरा जंबल्स हो गए, पैरा जंबल्स जो सब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है, भैया कैसे सॉल्व करें, जिसकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं वो पैरा जंबल्स में सेंस लगा लेगा, कर लेगा। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ गए, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और डेली बेसिस जब आप अपनी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, जब भी आप करेंगे, तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, ताकि आप इन चीजों में अच्छा स्कोर कर सको, राइट। फिर मैं बात करूंगा क्वांट की, कि क्वांट में सर कैसे करें। क्वांट में भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी है, जो आपको अपने दिमाग में और जहन में उतार लेने की, नहीं क्वांट में ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए अगर मुझे प्रिपेयर करना है। अगर मैं टारगेट कर रहा हूं इस साल का एसबीआई, अभी 50 दिन कम से कम है, 50 दिन समथिंग है, अभी नोटिफिकेशन भी आएगा, है ना, तो 50 दिन समथिंग है। लेकिन इन केस नहीं हो पाता है इस बार क्लियर, तो ये आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करेगा, और बहुत अच्छे से करेगा कि आप अगले साल तक आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सके। तो फॉलो तो करना पड़ेगा भाई, कम से कम 7 8 महीने का ग्राइंडिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो तो करवानी पड़ेगी आपको अपने साथ। आपको बनना पड़ेगा ढीठ ढीठ पढ़ाई के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। तो मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको सबसे पहले तो अपनी बेसिक कैलकुलेशंस, जो आपकी स्पीड मैथ्स हम जिसे कह सकते हैं, वो आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कम से कम टेबल्स याद होनी चाहिए 30 तक, टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको कम से कम 35 तक, क्यूब्स 25 तक, और कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज 1/5 किसकी वैल्यू होती है 20%, 1/6 किसकी होती है 12.5, 1/8, एंड इस तरीके से जितनी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं अप टू 20, वो आपको अपने जहन में याद करनी पड़ेंगी, उतारनी पड़ेगी। डेली बेसिस पर रिवीजन करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ कर लोगे, डिवाइड कर लो। आज मैंने 10 टेबल याद करी, 10 स्क्वायर याद करे, 10 क्यूब याद करी, कुछ इतना कर लिया, तो आप पूरे चीजों को डिवाइड कर करके करोगे तो आसानी से हो जाएंगी, और एक ही बार में सब करोगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो टारगेट बना लो कि आज मुझे इतना करना है, आज इतना करना है, इतना करना है। एक दिन में एक बार का खाना खाते हो, ऐसा तो है नहीं कि दिन का खाना भी रात में ही खा लोगे और रात का खाना भी दिन में खा लोगे। दिन का खाना दिन में अच्छा लगेगा, रात का खाना रात में अच्छा लगेगा। तो वही एक एक करके आप स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा बांट लो कैसे कैसे करना है।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने बनाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हो गए आपके, देखते हो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया और एक अपनी अर्थमेटिक हो गई। डीआई और अर्थमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वांट में, डीआई अर्थमेटिक, क्योंकि इन्हीं से ही सब कुछ पेपर बन के आता है मोस्टली, है ना। डीआई इतना खतरनाक सेक्शन है, डीआई इतना खतरनाक सेक्शन है अपना कि कम से कम 3 डीआई अगर आ गई एग्जाम, आती भी हैं तो 15 मार्क्स की आएंगी आउट ऑफ 35, 35 में से 15 मार्क्स की डीआई आ गई, समझ रहे हो। और 10 नंबर की अर्थमेटिक आती है तो 15 अर्थमेटिक कितने की आ गई, अर्थमेटिक आ गई 10 मार्क्स की, तो 15 और 10 25 मार्क्स तो आपके यहीं पे बन गए, है ना। 15 और 10 25 तो यहां हो गए। हो सकता है डीआई 2 आ जाए, अगर 2 डीआई आई तो 10 और 10 की अर्थमेटिक 20, 15 नंबर के कुछ और आ जाएगा, बताऊंगा क्या आएगा। तो आपको इन दो चीज पे वर्क करना पड़ेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अर्थमेटिक पे वर्क करना पड़ेगा। अर्थमेटिक में भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन पे आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, P&L हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि डीआई भी इन्हीं टॉपिक्स पे बन के आती है मोस्टली, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस में लॉजिकल डीआईज वगैरह अलग आती हैं, वो हम लोग मेंस के जब सेशन देखेंगे करेंगे डिस्कस ही कैसे करना है, तो उसमें समझाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ अपने एक स्कोर बूस्टर टॉपिक्स आते हैं जिनके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत मस्ट होनी चाहिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। ये सब भी टॉपिक्स हैं जो आपको आराम से 10 से 15 मार्क्स दे जाएंगे। अपना डिपेंड करेगा पेपर की, पेपर को किस तरीके के लेवल से सेट किया गया है। मॉडरेट लेवल पे सेट करा होगा तो 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके डीआई और अर्थमेटिक से मिलेंगे। बहुत हार्ड किया है तो भैया मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, फिर हो सकता है चेंज हो जाए सिनेरियो, राइट। डेली टारगेट बना लेना कम से कम कि भैया मेरे को कम से कम 15 से 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करने हैं, डेली क्वाड्रेटिक के कुछ सवाल करने हैं, 15-20 सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब मेरे को डेली बेसिस पे करना ही करना है। इतना अगर मैं करूंगा ना, कम से कम डेली बेसिस पे करता रहूंगा, आप प्रीलिम्स जब एग्जाम देने जाओगे आज से जो भी, फिर मुझसे कहना कि सर ये जो आपने बताया था बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा और आज हमने इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से अपनी कमांड बना ली है। डेली प्रैक्टिस के साथ डेली 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 करना ही करना है, छूटना नहीं चाहिए ये चीजें। अच्छा, फिर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में जो आपकी बॉडी एंड सोल है रीजनिंग की, हाँ जी बॉडी एंड सोल की बात कर रहा हूं, वो है 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये इतने खतरनाक चैप्टर तो मैं नहीं कहूंगा, ईजी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 चैप्टर, पजल और सिटिंग। इसमें से आपका 20 से 25 नंबर का पेपर फंसता है। 20 तो आप मान के चलो डेफिनेटली 20 तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता 20 नंबर का पेपर। इनमें 4 पजल तो डेफिनेट आएंगी, पेपर को लेवल बढ़ाना हुआ तो 5 पजल या सिटिंग दे देगा और 20 से 25 नंबर का पेपर आपका डेफिनेटली फंसेगा। तो कोर कंसेप्ट जो आपको बिल्ड करना है रीजनिंग में प्रीलिम्स के लिए, एटलीस्ट पजल और सिटिंग पे तो बहुत वर्क करना है। कैसे प्रैक्टिस करें पजल सिटिंग की, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं रीजनिंग का ही बता सकता हूं। आप डेली मेरे यूट्यूब सेशन पे जुड़ सकते हैं जिसमें मैं डेली 4 पजल कराता ही कराता हूं फॉर एसबीआई पीओ क्लर्क। तो आप इस सेशन को पजल सिटिंग वाले को वहां से कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको एक राहत मिलेगी, हाँ यार यहाँ पे डेली आता है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, वहां से डाउनलोड करके हम पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इन 2 टॉपिक पे वर्क करना है। अच्छा, कुछ स्कोर बूस्टर टॉपिक्स भी हो गए। स्कोर बूस्टर टॉपिक्स कौन से हो गए, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये इजी चैप्टर है और इनमें से इन दोनों टॉपिक्स में से 4 नंबर का आता है, या दोनों ही टॉपिक आ गए तो हो सकता है 6, 7, 8 नंबर के ये दोनों ही आ जाएंगे, है ना। मजा आ जाएगा अगर ये दोनों आ गए। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये आपको चैप्टर्स स्कोर बूस्टर का काम करेंगे जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। ये टॉपिक्स आपके आते हैं। फिर एक आता है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन हो गया, और एक हो गया आपका इनपुट आउटपुट वाला पार्ट। इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी प्री में नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, आ गया तो बात अलग है, वो मेंस में ज्यादा आता है। और सेम क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आंसर्स ना मतलब एकदम डेफिनेट एक्यूरेटली हम लोग को पता नहीं चल पाते हैं। जिसको पता चल जाते हैं अच्छी बात है, जिसकी रीडिंग स्किल्स, जिसकी मतलब जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, वो अगर डीप नॉलेज है तो आसानी से चीजों को थिंक कर लेगा, निकाल लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसमें स्टूडेंट्स को मतलब दिक्कतें पड़ती ही पड़ती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको होती है, मुझे भी खुद दिक्कत आती है कहीं ना कहीं पे, सारे आंसर्स कभी भी एक्यूरेटली सही नहीं आते हैं, बट मोस्टली आ जाते हैं। लेकिन इस पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में, जब हम इसकी क्लासेस लेंगे मेंस की, बाद में देखेंगे, है ना। अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स आ गए, जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो गया, अजम्पशंस हो गए,
स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग हो गई, असर्शन एंड रीजन। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, क्योंकि इनका वेटेज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। पहले 2-3 आते थे, फिर 4-5 आए, अब तो 7-8 क्वेश्चन आने लग गए, इनके 8 नंबर का वेटेज आने लग गया है। तो इन पे भी वर्क करना जरूरी है, कोर कंसेप्ट इनके भी क्लियर करने, ताकि हम इनको मेंस में एग्जाम में यूज कर सके और हमारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा इन्हीं टॉपिक से 7-8 नंबर से। अच्छा, उसके बाद मॉक टेस्ट। जब हम ये सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे, अपना पूरा होल सोल सिनेरियो, हमने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सब कुछ हमने बिल्ड कर लिया, सब कर लिया, अब हमें अपने मॉक टेस्ट पे वर्क करना है। मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट करने हैं? आपको सबसे पहले ना सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट कि आपको देखना है कि हाँ भाई क्वांट आपने जो प्रिपेयर करी है, कितनी प्रिपेयर करी है, कितना स्कोर कर पा रहे हो। रीजनिंग के भी सेक्शनल टेस्ट देने, इंग्लिश के भी देने, आपको डेली बेसिस सेक्शनल टेस्ट देने, देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। फिर धीरे धीरे आप फुल लेंथ पे आना, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आप लोग स्विच करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको एक बार में पूरा पेपर जैसा सिनेरियो मिलेगा कि हाँ पूरे 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सेक्शन टाइमिंग 20-20 मिनट का मिल रहा है, और देखेंगे हम खुद को कि हाँ सेक्शनल टेस्ट में तो मैं इतना स्कोर कर रहा था, इतना इतना मेरा आ रहा था, लेकिन क्या अब मैं फुल लेंथ टेस्ट के जो प्रेशर है, क्या मैं उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, झेल पा रहा हूँ, क्या मैं प्रॉपर तरीके से एग्जाम वाली फील ले पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में कहीं ना कहीं ये रहता है कि रीजनिंग है मैं कर लूंगा, फुल लेंथ से ये रहेगा आपका ओवरऑल स्कोर आएगा 100 में से। फुल सेक्शनल में क्या होगा कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आपने रीजनिंग में मान लो 35 में 35 स्कोर कर लिया, लेकिन फुल लेंथ मॉक में आपका ओवरऑल बन के आएगा। रीजनिंग में 35 आपने फुल लेंथ में भी कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट क्वांट एंड इंग्लिश, समझ रहे हो। तो इसीलिए पहले सेक्शनल टेस्ट देके अपने सेक्शन इंप्रूव करो, हर एक सेक्शन को, फिर आप फुल लेंथ मॉक्स पे आओ। फुल लेंथ मॉक्स को देने के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज एंड वर्क ऑन द वीक सेक्शंस। आपको एनालाइज करना है टेस्ट, आपका जो मॉक दिया है, जो भी दिया है, और उसके जो वीक सेक्शंस है, जहां पे आप अटक रहे हो, जिन क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हो बार बार, उनको देखना है और उन्हीं चीजों पे वर्क करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस की, ताकि आगे जो हम मॉक दें, टेस्ट दें, उनमें वो चीजें गलत ना हो। उसके बाद कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, मन करे तो, ठीक है। टिप्स ये है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ, जब भी एग्जाम दो, मॉक दो, कुछ भी दो, तो पहले ना इजी क्वेश्चंस उठा लो। जैसे हम क्वांट की बात करना है, क्वांट में आप डायरेक्टली डीआई वीआई पे मत पढ़ो, आप पहले क्वांट के फटाफट से वो देख लो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज वगैरह कहाँ देखें, इनको निपटा लो खींच के। उसके बाद डीआई देख लो, डीआई कौन सी मिल रही है। अगर अर्थमेटिक आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप अर्थमेटिक कर सकते हो। मेरा जो रहता है, मैं पहले क्या करता हूँ, फटाफट से जो स्पीड बूस्टर क्वेश्चन रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वगैरह मिलती है, इनको निपटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स हो गए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे कर लूंगा। फिर मैं उस पर आता हूँ, क्या कहते हैं, डीआई पे। फिर मैं डीआई चुन लेता हूँ, मुझे डीआई कौन सी करनी है। डीआई को हम लोग करते हैं, डीआई 2 बन गई, बढ़िया, 25 नंबर तक मेरा पहुंच गया, थोड़ा सी राहत मिली। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में लगाता हूं। लेकिन इन सब चीजों को आपको लग रहा होगा सर 20 मिनट में इतनी चीजें कैसे हो जाएंगी, अरे पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, बस आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड बनानी पड़ेगी, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अर्थमेटिक का पार्ट आता है, तो अर्थमेटिक के कुछ मैं क्वेश्चंस चुन लेता हूं कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है टाइम वर्क मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं टाइमिंग वर्क कर लेता हूं। मुझे लग रहा है स्पीड डिस्टेंस अच्छा लगता है, मैं उसको कर लेता हूं। अच्छा लगने से मतलब है जिसपे मेरी कमांड अच्छी है, उन टॉपिक्स के अर्थमेटिक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता हूं। स्किप द लेंथी क्वेश्चंस। रीजनिंग में भी सेम, रीजनिंग तो मेरी देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे रीजनिंग में रेयरली ही ऐसा होता होगा जब मैं 35 करके ना आता हूं एग्जाम में, मतलब 35 ही करके आता हूं। स्कोर कार्ड में शेयर करूंगा अगले सेशन में, ठीक है। 35 के 35 करके ही आता हूं। पीओ लेवल की बात अलग हो जाती है कि उसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है 35 में 35 करना, बट 30+ इज मैंडेटरी फॉर मी, जो मैं करके आता ही आता हूं, है ना। तो रीजनिंग का तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक सब्जेक्ट तीनों में से तो एक ऐसा बनाना जिसमें आप फ्लो वाइज कर सको, जिसमें आपको चुनने की जरूरत ना पड़े कौन इजी कौन हार्ड, सब इजी है इसमें, तो मैं सब कर सकता हूं। एक सब्जेक्ट तो ऐसा जरूर बनाना, बाकी तीनों बना लो तो बहुत अच्छी बात है ना। डोंट टेक क्वेश्चंस ऑन ईगो, मतलब ईगो वीगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन, जैसे मैं ले लेता हूं कभी कभी कि नहीं मैं तो करके ही मानूंगा, अब करके ही मानूंगा, बन पा नहीं रहा है, टाइम खराब हो रहा है, प्रेशर अलग चल रहा है, पूरा पेपर बर्बाद हो जाना है। तो जो नहीं बन पा रहा है, 2-3 मिनट हो गए, अटक गए हो, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो उसको, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्या पता आगे और सारे क्वेश्चन बनते चले जाएं। बेमतलब में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं मैं तो बना के मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरा पूरा टाइम निकल जाए, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं उसी को करूंगा जो कुछ लोग करते हैं, जैसे मैं भी करता हूं कभी कभी उन चीजों को, ठीक है। नेवर एवर डू द गेसिंग वर्क। आपको ये नहीं करना है कि हाँ ये मेरे पे टाइम बचा है, मेरे को ये नहीं आ रहा, चलो इस पे मार्क कर दूं, इस पे कर दूं, इसका आंसर ही हो सकता है। अरे भाई क्यों, आखिर क्या मिलेगा करके, नेगेटिव मार्क हो जाएंगे अगर गलत हो गया तो। बहुत ज्यादा श्योर हो, बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप उसको मार्क कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा,
बस इतना ही मैं रखूंगा, इन चीज़ों को आप फॉलो करो। डेली मैं सेशन लेके आता हूँ यूट्यूब पे पजल के, आप उनसे थोड़ी बहुत लर्निंग ले सकते हो, सीख सकते हो। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशन के साथ जिसमें हम लोग मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, मेंस को कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या करें। आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका मैंने नाम वहाँ पे मेंशन कर रखा है, फॉर ऑल द PDF एंड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।